alaikum. Today we will discuss third chapter of biology, that is coordination and control. First of all, its introduction. Common characteristics that is found among all the individual and living things is combination of two things. One is a stimuli and second one is a response. जितने भी ज़िंदा जानदार चीज़ें हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें दो ही चीज़ें जो हैं वो मोस्ट कॉमन होती हैं. एक होता है स्टिमुलाई, यानी जो उनको आउटर इन्वायरमेंट से आउटर इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रही होती हैं, और दूसरी चीज़ होती है रिस्पॉन्स. उस चेंज को डिटेक्ट करके जो बॉडी रिप्लाई करता है वो होता है उसका रिस्पॉन्स. बोथ स्टिमुलाई एंड द रिस्पॉन्स आर कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अ कोऑर्डिनेशन सिस्टम. यानी स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स दोनों के मैसेज को डिलीवर करने और फिर उसको कन्वे करने के लिए एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सेंटर है जो इन दोनों को जो है वो कोऑर्डिनेट किए हुए हैं. दैट इज़ आवर कोऑर्डिनेशन सिस्टम. The activities of the different body parts in response to these stimuli must be coordinated. यानी जिस्म के किसी भी हिस्से में किसी भी तरह का स्टिमुलाई अगर ओरिजिनेट होता है तो उसके नतीजे में जो रिस्पॉन्स होगा उन दोनों को आपस में जो है वो कोऑर्डिनेट किया जाता है. जानदार दो तरह के होते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोऑर्डिनेशन जो है वो डिफरेंट सेलुलर प्रोसेस के दरमियान में होती है जो उनको रिस्पॉन्स शो करते हैं जब इन्वायरमेंट में चेंजेस आए. जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर टेम्परेचर है, लाइट है, इंटेंसिटी है, कंसनट्रेशन ऑफ वेरियस केमिकल्स हैं. अगर इनमें किसी किस्म की चेंज आती है तो वो सेलुलर लेवल पे जो है वो उसको डिटेक्ट करके उसके अगेंस्ट जो है वो अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं. लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा डिफरेंट है. उनमें डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो पाया जाता है. डिवीजन ऑफ लेबर मींस टू से कि हर सेल का अपना एक स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है जो उसने परफॉर्म करना होता है. अगर उस सेल को जो है किसी किस्म का कोई स्टिमुलस मिलता है तो वो फ़ौरन से वही सेल स्पेसिफिकली उस स्टिमुलस के अगेंस्ट जो है वो अपना रिस्पॉन्स शो करेगा, ना कि पूरा जो है वो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ऐसा रिस्पॉन्स शो कर देगा. सो डिवीजन ऑफ लेबर इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ अ रिस्पॉन्सिबल टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल चेंजेस. इन इन्वायरमेंटल चेंजेस के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स शो करते हैं उनमें हमारा सेंसरी सेल्स जो हैं वो स्पेसिफिक रोल जो हैं वो प्ले करते हैं. लेकिन वो एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट होता है. सम टाइम हमारा स्टिमुलस जो है वो इंटरनल भी हो सकता है. जब हमारा स्टिमुलस जो है वो इंटरनल हो तो उसके नतीजे में जो है वो कुछ केमिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. उन केमिकल्स को जो है वो हम हार्मोन्स का नाम जो है वो देते हैं. हार्मोन्स प्लांट्स में भी मौजूद होते हैं और एनिमल्स में भी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. इन प्लांट्स द mechanism as compared to animal is more passive and a complex dynamic system. Complex dynamic organism plants are considered as a complex dynamic organisms because they grow in response of the external stimuli. Sometime external stimuli और sometime internal stimuli, लेकिन external stimuli जो हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं. लाइक टेम्परेचर का इफ़ेक्ट हो गया, लाइट का इफ़ेक्ट है, एयर है, वाटर है. इन चीज़ों के अगेंस्ट जो है वो अपना रिस्पॉन्स जो है वो शो करते हैं और वो रिस्पॉन्स हमें ग्रोथ की फॉर्म में जो है वो नज़र आता है. It is usually says that plant behaves
बट देयर बिहेवियर इज़ फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एनिमल्स। अंडरस्टूड है। जानवरों का जो है वो चलना हमें नज़र आता है, उनकी मूवमेंट, उनका खाना पीना सब कुछ नज़र आता है, लेकिन प्लांट्स में हमें सिर्फ मूवमेंट तभी नज़र आती है जब एक पौधा जो है वो छोटे सीडलिंग लेवल से जो है वो एक अडल्ट प्लांट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ये डिफरेंस जो है वो इस वजह से है कि प्लांट्स का जो मोड ऑफ लिविंग है वो सिसाइल है, जबकि एनिमल्स जो हैं वो मोटाइल फॉर्म में जो है वो मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। Much of the behavior in plants is depend upon variation in growth rates, variation in growth rate pattern of the plants is depend upon change in turgidity of the cells when they show the movements। जब उनकी मूवमेंट आनी, प्लांट जब अपनी डिफरेंट पार्ट्स की मूवमेंट को शो करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ, तो उसका बेसिक फैक्टर जो है वो टर्जिडिटी ऑफ सेल्स होता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये बात आसानी से कह सकते हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ अ डिफरेंस इन अ स्लो स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स दैट इज़ शोन बाय द प्लांट्स एंड मूवमेंट्स इन द प्लांट इज़ आल्सो अ स्लो प्रोसेस। इसके अगेंस्ट अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स में टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं स्पेशलाइज, जो कि स्पेशलाइज्ड हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट्स। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट वे में जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो अपना शो करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि अगर इंटरनल स्टिमुलस होगा तो उसके अगेंस्ट जो है वो कुछ केमिकल्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम जो है वो हार्मोन्स का नाम देते हैं। उसके अलावा दूसरा सिस्टम जो कि एनिमल्स में वेल ऑर्गेनाइज्ड है डेट इज़ अवर नर्वस सिस्टम, लेकिन प्लांट्स में वो एब्सेंट है। प्लांट्स में जो मोस्ट ओबीवियस एंड मोस्ट वेल अंडरस्टूड मैकेनिज्म है कोऑर्डिनेशन के लिए वो इनका हार्मोनल सिस्टम है। प्लांट्स हैव अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्मोन्स दैट रिस्पॉन्स फॉर द स्पेसिफिक स्टिमुलाई। कुछ हार्मोन्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं, कुछ फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड से रिलेटेड होते हैं। तो हर हार्मोन जो है वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। हार्मोनल कंट्रोल आल्सो इन द प्लांट इज़ अ स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस इस सेंस में है कि सम टाइम ऐसा होता है कि प्लांट में जो है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस तो हो गए हैं, लेकिन उनका जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, स्पेसिफिक वे है जिस तरह उन्होंने जो है वो रिलीज़ होना है। Keeping in view of the slowness of this mechanism of the plant movement, delayed involved in the hormonal control is a insignificant, जिसकी वजह से फिर हम नॉर्मली यही कह सकते हैं कि इनका जो ओवरऑल कंट्रोल मैकेनिज्म है वो टोटली इनसिग्निफिकेंट होता है। राइपनिंग एंड द मैचुरेशन ऑफ द फ्रूट्स डिपेंड अपॉन द type of the hormones which is produced under the control conditions. Response of a plants towards a stimuli are of two reasons. Number one, they regulate their growth and the development in an appropriate or a proper way. Number two, they control their body functions through the plant hormones. नेक्स्ट है हमारे पास रिस्पॉन्स टू दी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस इन दी प्लांट्स। जैसे कि मैंने बताया सारे प्लांट्स को जो है वो अपनी ग्रोथ के लिए वाटर, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ऑप्टिमल डेवलपमेंट, ऑप्टिमम कंडीशंस चाहिए होती हैं फॉर देयर ऑप्टिमल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी कम हो जाए या उसकी सप्लाई जो है वो कम हो जाए तो वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस काज करती है, यानी एब्सेंस और शॉर्ट सप्लाई इन एनी वन ऑफ दीज फैक्टर्स दैट इज़ कॉल्ड द इन्वायरमेंटल स्ट्रेस एंड दिस इन्वायरमेंटल स्ट्रेस इज़ ग्रेटली अफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। दो टर्म्स हैं जो यूज़ हो रही हैं, मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ एट्यूलेटेड। इफ द प्लांट्स आर ग्रोन विदाउट लाइट, पौधे सूरज की रोशनी के बगैर ग्रो कर सकते हैं।
दे बिकम एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड फेल टू फॉर्म अ क्लोरोफिल। लेकिन चूँकि अगर उनको लाइट नहीं मिलेगी तो वो क्लोरोफिल प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं एटियुलेटेड। सेकेंड वन इज़ द क्लोराइसिस। मैनी प्लांट्स टेक अ येलोइश color when they fail to form a sufficient amount of the chlorophyll. This condition is known as chlorosis. Death is usually arises from the short supply of minerals and the nutrients in the plants. हमारा ये कंसेप्ट है कि जी क्लोराइसिस में क्या होता है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा होता है। वो इसलिए प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा होता है कि सॉइल से उसको मिनरल और न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रॉपर्ली नहीं मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट इज़ द डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजेंस। जिस तरह जानवरों को, इंसानों को जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में होता है, सेम इसी तरह प्लांट्स में भी डिजीज़ काज होती हैं और उनके पास अपना एक डिफेंस सिस्टम होता है। इन प्लांट्स डिजीज़ आर अराइजेज ड्यू टू इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड द लाइकन्स। प्लांट्स आल्सो हैव सम डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़, यानी प्लांट का कोई एक हिस्सा जो है वो स्पेसिफिकली ज़्यादा ग्रो कर जाता है, कुछ कम ग्रो करता है, कुछ की रूट्स बहुत वीक होती हैं, कुछ के स्टेम्स बहुत वीक होते हैं। ये उसकी डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ में होता है। अगर प्लांट को जो है वो कोई वाउंड हो जाता है, मतलब कोई जख्म या कोई कट लग जाता है, तो फ़ौरन से जो है वो वहाँ पे कैलस फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है, यानी डेवलपमेंट ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो वहाँ पे इकट्ठे होकर वहाँ पे जो है वो उसकी उसको फिल करके उसकी कवरिंग बना देते हैं। इन प्लांट्स ट्यूमर एंड द कैंसर इज आल्सो अकर एंड स्प्रेड थ्रू द प्लांट as in form of the amorphous lesions of the surrounding and the differentiated cells. Gall are the stones on a plant that are induced by the parasites. यानी गॉल या ट्यूमर क्या होता है, एक एबनॉर्मल सेल डिवीजन ऑफ द ग्रोथ जो है वो वहाँ पे हो जाती है। सेल्स मतलब ह्यूज अमाउंट में वहाँ पे इकट्ठे जो है वो हो जाते हैं, उसको हम गॉल या ट्यूमर का जो है वो नाम देते हैं। ये ट्यूमर नॉर्मली गॉल या ट्यूमर जो है वो बैक्टीरिया की वजह से इंड्यूस्ड होते हैं और ये लेस डिफरेंशिएटेड टाइप होती हैं ट्यूमर की एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। नेक्स्ट इज़ अवर बायोलॉजिकल क्लॉक एंड दी circadian rhythms. Behavioral activities occur at a regular intervals of a time that is called a biorhythms. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक्टिविटीज़ का एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स होता है जिसको हम बायोरिथम्स का नाम देते हैं। बायोरिथम्स में अकर शोइंग दी पीरियोडिसिटी ऑफ द 24 आवर्स। अगर ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो खुद को रिपीट करें एवरी 24 आवर तो उसको हम जो है वो सर्केडियन रिदम का नाम देते हैं। लेकिन अगर यही एक्टिविटीज़ एनुअली हों तो इसको हम जो है वो सेरेनुअल का नाम देते हैं। लाइक जैसे प्लांट्स में जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ की डेवलपमेंट जो है वो एनुअली होती है, वो कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल की जो रिंग्स बनते हैं उसकी, तो वो जो मूवमेंट होती है उसको हम जो है वो सेरेनुअल जो का नाम जो है वो देते हैं। ऑर्गेनिज्म्स जो हैं वो इस बायोरिदम को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह जो है वो मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द रीज़न ऑफ द बायोरिदम्स। बायोरिदम्स जो हैं वो बेसिकली रिस्पॉन्स की वजह से होती हैं, देर में स्टिमुलस की वजह से होती हैं। दिस इज़ ड्यू टू द डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू वेरियस चेंज इन एक्सटर्नल स्टिमुलाई। Either this is maybe due to internal or endogenous rhythm that progresses the organisms in behavior synchronically with the repeated period of the time. And third one is a synchronization mechanism. सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म में क्या है कि वो रिस्पॉन्स जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बदले में भी प्रोड्यूस हो सकता है और वो रिस्पॉन्स जो है वो इंटरनल रिदम के रिजल्ट के तौर पर भी जो है वो प्रोड्यूस होता है। बेसिकली जो
ये पीरियड ऑफ क्लॉक है, ये इनेट है, यानी इंटरनली जो है वो ओरिजिनेट होता है। आज का हमारा लेक्चर जो था वो यहाँ तक था। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट नए लेक्चर के साथ हम मूव करेंगे जिसमें हम प्लांट हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।